तो पिछली क्लास में हमने मुगल एम्पायर के फाउंडेशन से लेकर के उसके डिक्लाइन तक की कहानी को समझा था। मैंने आपको बताया था कि मुगल के डिक्लाइन के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन फैक्टर्स को आप एक निमोनिक्स की तरह याद रख सकते हैं। क्योंकि इन फैक्टर्स को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनालाइज करते हैं। पर चूंकि अब बात चल गई है मुगल एम्पायर की और उसके डिक्लाइन की, तो उसके जो कारण है, डिक्लाइन के पीछे जो भी कारण है, उनके ऊपर भी हम एक कम से कम करसरी ग्लांस तो हमें डाल ही लेना चाहिए। तो मुगल की जो डिक्लाइन है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को, उन कारणों को आप शॉर्ट में आमिर या फिर एम्पियर, ये दो नेमोनिक्स हैं। आपको जो भी सहूलियत लगे, जो भी आसान लगे, आप उसको याद कर सकते हैं। ये जो पहली वाली है, ये ऑर्डर में है। ऑर्डर में कहने का मतलब है कि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में एक लॉजिकल फ्लो होनी बहुत जरूरी होती है। तो जब भी हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात करेंगे। फिर हमारी मिलिट्री फैक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और रीजनल फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स हैं। या फिर जब भी हम इन फैक्टर्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि इन फैक्टर्स के अंदर भी हम जा करके दूसरे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। और कई ऐसे भी फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एक ऑर्डर है हमें, जिससे हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे। एक तो हम लेटर मुगल्स के बारे में बताएंगे कि उनकी इनकैपेबिलिटी, और दूसरी यहाँ पे हम औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब की पॉलिसीज के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में हम यहाँ पे बात करेंगे फिर उसकी जो नोबिलिटी की। क्योंकि जो नोबिलिटी है, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे नोबिलिटी की जो डिक्लाइन हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के अंदर हम उसको डील करेंगे। मिलिट्री के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर के में हमारी क्या आ जाएगी? इन्वेजन्स आ जाएगी। और जब हम मुगल एम्पायर में देखते हैं तो दो इन्वेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पर्शियन इन्वेजन और दूसरी अफगान इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन किसकी हुई थी? नादिर शाह की। और अफगान इन्वेजन हुई थी अहमद शाह अब्दाली की, या अहमद शाह दुरानी, दोनों एक ही इंडिविजुअल हैं। और रीजनल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो रीजनल फैक्टर्स में आ जाते हैं जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स हैं। रीजनल स्टेट्स का जो उदय होता है, जैसे बंगाल, या हैदराबाद, या अवध, या मराठा, या सिख। तो ये जो रीजनल स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मुगल एम्पायर की डिक्लाइन हो जाती है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप इसी फ्लो में लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप एक काम कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर को लास्ट में लिख सकते हैं और रीजनल फैक्टर को पहले लिख सकते हैं। पर बाकी जो ऑर्डर है, तो बाकी ऑर्डर में भी आप एक काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर को ऊपर लिख सकते हैं, मिलिट्री फैक्टर को नीचे लिख सकते हैं। पर आपको शुरुआत, जो एक स्टैंडर्ड आंसर होती है, आप कहीं भी देखेंगे कि चाहे वो किसी बुक में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से ही शुरू करते हैं।
तो ये एक ऑर्डर है लिखने की। और इसको याद करने की जो नेमोनिक्स है, तो आप पामीर याद कर सकते हैं या एम्पियर याद कर सकते हैं, दोनों से ही आपका काम चल जाएगा। पर आंसर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर अगर हम इन फैक्टर्स को ध्यान से देखें, तो इनमें से कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे मिलिट्री फैक्टर्स, या फिर इन्वेजन्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, या फिर रीजनल फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जिसने डिक्लाइन को डिक्लाइन को एक्सिलरेट किया। डिक्लाइन को क्या किया? डिक्लाइन को एक्सिलरेट किया। इन फैक्टर्स की वजह से मुगल एम्पायर की डिक्लाइन इनिशिएट नहीं हुई। मुगल की डिक्लाइन जो इनिशिएट हुई, जो प्रारंभिक फैक्टर्स हैं, इनिशियल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुगल की डिक्लाइन शुरू हो गई, वो ये फैक्टर्स नहीं है। उनके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये फैक्टर्स तब काम कर रहे हैं जब मुगल की डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। और इन फैक्टर्स ने, और जब लेटर मुगल्स की भी हम बात करेंगे। लेटर मुगल्स का मतलब है बहादुर शाह और उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। तो लेटर मुगल्स ने डिक्लाइन को अरेस्ट करने में, चेक करने में, और वो सफल नहीं हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिक्लाइन को एक्सेलरेट करते हैं। पर जब बात आती है कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुगल की डिक्लाइन प्रारंभ हुई, शुरू हुई, तो उनमें दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हिस्टोरियंस एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। एक फैक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, तो वो है औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब्स पॉलिसीज। औरंगजेब की पॉलिसी में हम दो तरह की पॉलिसी देखते हैं औरंगजेब की। एक तो इसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, तो इसकी कट्टरपंथी है, ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। और दूसरी औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी। तो एक हिस्टोरियन है, सर जादूनाथ सरकार। सर जादूनाथ सरकार वे औरंगजेब की इंडिविजुअल पॉलिसीज, यानी कि रिलीजियस पॉलिसी और उसकी दक्कन पॉलिसी को मेन रीजन मानते हैं, और कहते हैं कि इनकी वजह से, इन पॉलिसीज की वजह से मुगल एम्पायर की डिक्लाइन शुरू हुई। अगर हम देखें तो एक हद तक तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुगल एम्पायर की मेन एडिफाइस थी, उसका जो बैकबोन था, वो थे राजपूत, जिसको अकबर ने अपने एम्पायर से जोड़ा। औरंगजेब ने उन राजपूत को एंटेगोनाइज कर दिया अपनी रिलीजियस पॉलिसीज ला करके, जो जजिया कर उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, टेम्पल्स डिस्ट्रक्ट किए। तो जिस उसे राजपूत और जाट्स दोनों ही एंटेगोनाइज हो गए। हालांकि जाट्स तो आगे चल करके रिवोल्ट करेंगे, पर मेजरली जो एम्पायर की बैकबोन थी, राजपूत, जो मुगल एम्पायर के ट्रेडिशनल एलाइज थे, वो एलाइज एंटेगोनाइज हो गए। तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी तो बिल्कुल ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। दूसरी डेक्कन पॉलिसी। तो डेक्कन पॉलिसी, जब औरंगजेब 25 साल, 26 साल डेक्कन में फंसा रहा, तो उसने जो इंपीरियल ट्रेजरी है, एम्पायर को फाइनेंशियली ड्रेन कर दिया। फाइनेंशियली फाइनेंशियली ड्रेन कर दिया। दूसरी मिलिट्री जो है, मिलिट्री भी एग्जॉस्ट हो गई। कई ऐसे जो कैपेबल और एबल स्टेट्समैन थे, या सोल्जर्स थे, या मिलिट्री कमांडर्स थे,
वो मारे गए। और दक्कन में इतनी लंबी इन्वॉल्वमेंट, नॉर्थ को वल्नरेबल छोड़ दिया, नॉर्थ को वल्नरेबल बना दिया, जिसकी वजह से कई सारे रिबेलियंस होने लगे थे। तो कहीं न कहीं औरंगजेब की ये दोनों पॉलिसीज की वजह से मुगल की डिक्लाइन शुरू हो गई। लेकिन और औरंगजेब के समय एम्पायर की स्ट्रेंथ जरूर हिल गई, लेकिन जो एम्पायर थी वो अभी टूटी नहीं, एम्पायर अभी भी इंटैक्ट थी। इसलिए सतीश चंद्र कहते हैं कि औरंगजेब की जो अपनी पॉलिसीज, वो इम्पोर्टेंट जरूर है, उससे मना नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब की अपनी पॉलिसी बहुत ही एक निर्णायक पॉलिसी, निर्णायक भूमिका निभाती है। लेकिन अगर हम औरंगजेब की ही पॉलिसी को देखें, तो औरंगजेब, जैसा कि सतीश चंद्र कहते हैं कि औरंगजेब की ये जो पॉलिसीज हैं वो कंपल्सन में ली गई पॉलिसीज हैं। औरंगजेब was compelled to adopt these policies because he had no other alternative, he had no other choice. औरंगजेब की जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, या औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी है, तो इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। औरंगजेब जो दक्कन में फंसा, तो ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो अकबर के समय ही फिर तय हो गई। क्योंकि जब अकबर ने अहमदनगर पे हमला किया और अहमदनगर से बेरार और खानदेश का क्षेत्र छीन लिया, मुगल एम्पायर में मिला लिया, और आगे चल करके उसको शाहजहां ने अहमदनगर को ही विलय कर लिया, तो उसके बाद मुगल और मराठा के बीच जो टकराहट है वो तो इंडिस्पेंसेबल हो गई। उसको तो फिर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अब मुगल और मराठा की टेरिटोरी आपस में आमने सामने हो गई, आपस में टकराने लगी। और दूसरी बात है कि जब औरंगजेब को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और औरंगजेब ने अपनाई, तो उसके पीछे भी कारण ये है कि जब औरंगजेब ने सत्ता हासिल की, तो उसने अपने पिताजी को जेल खाने में डाल दिया, कैद कर लिया था। और मुस्लिम परंपरा के हिसाब से जो मुस्लिम उलेमा वर्ग थे, वो इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते थे। इसलिए औरंगजेब ने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अपनाई उलेमाओं को खुश करने के लिए। आगे जब वो बीजापुर पे हमला करेंगे, गोलकोंडा पे हमला करेंगे, तो बीजापुर के जो शासक हैं वो भी मुस्लिम शासक हैं। तो एक मुसलमान शासक दूसरे मुसलमान पर हमला कैसे कर सकता है, और इस चीज को जो उलेमा है वो कभी भी अप्रूव नहीं करते। इसलिए औरंगजेब ने उलेमाओं को खुश करने के लिए, उलेमाओं के सहानुभूति पाने के लिए रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज अपनाई। वहीं दक्कन पॉलिसीज भी मैंने आपको बताया, जिसके बैकग्राउंड अकबर ने ही तैयार करके दी थी, और जिसकी नेचुरल कल्मिनेशन आगे चल करके हम शाहजहां के टाइम में देखेंगे। जो शाहजहां ने अहमदनगर को मिला लिया अपनी 1636 वाली की जो उसकी जो संधि थी, ट्रीटी थी, उसी को उलट करके 1651 में जब अहमदनगर का विलय कर लिया, तो फिर दक्कन के जो राज्य हैं, दक्कन के जो स्टेट्स हैं, उनके और मुगल के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो औरंगजेब जब बाद में डेक्कन कैंपेन करेगा, तो उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचता है। तो ये पॉलिसीज हैं जिसके पीछे सतीश चंद्र कहते हैं कि औरंगजेब की कंपल्सन थी। इसलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या सतीश चंद्र की जो एक बुक आती है मेडिवल इंडिया की, तो उसमें सतीश चंद्र कहते हैं कि औरंगजेब was the victim of the circumstances, and he also created certain circumstances of which he became the victim। यानी कि औरंगजेब सिचुएशंस की, सर्कमस्टांसेस का विक्टिम था, जो पहले से उसके सामने रही। और औरंगजेब ने ऐसे सर्कमस्टांसेस खुद भी क्रिएट किए जिसका वो विक्टिम हो गया। तो औरंगजेब की पॉलिसी निश्चित ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है।
लेकिन सतीश चंद्रा कहते हैं कि हमें इन फैक्टर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए जिनकी वजह से औरंगजेब को ये पॉलिसीज अपनानी पड़ी, जिसकी वजह से डेक्कन की कैंपेन उन उसके लिए कंपल्सिव हो गई, कंपल्सन हो गई। और सतीश चंद्रा के अनुसार वो पॉलिसीज है जागीरदारी क्राइसिस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और स्ट्रक्चरल क्राइसिस, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जिसको सतीश चंद्रा जागीरदारी क्राइसिस यानी कि जागीरदारी संकट के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम इस जागीरदारी क्राइसिस को समझें, क्योंकि अगर बिना जागीरदारी क्राइसिस को समझे हुए हम मुगल की जो डिक्लाइन है आगे चल करके हम देखेंगे, कोर्ट्स फैक्शनलिज्म हो गई। और जो मुगल कोर्ट है वो तीन मेजर ग्रुप्स में बटे, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स थे पर तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ईरानी ग्रुप, पुरानी ग्रुप और हिंदुस्तानी ग्रुप। ये तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसमें मुगल की कोर्ट डिवाइड हो गई। इसके अलावा कुछ डक्कन ग्रुप्स हैं, फिर अफगान ग्रुप्स हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये किसके ग्रुप्स हैं? ये ग्रुप्स हैं नोबिलिटी के, जो नोबल्स हैं उनके ग्रुप्स हैं। वो इन ग्रुप्स में बट गए और इसके पीछे भी कारण है जागीरदारी क्राइसिस। इसलिए हमें मुगल के अगर डिक्लाइन को समझना है, हमें जागीरदारी क्राइसिस को समझना पड़ेगा। इसलिए अब आप हेडिंग डालिए जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस, क्या है जागीरदारी क्राइसिस? तो जागीरदारी क्राइसिस को समझने के लिए हमें तो पहले जागीरदारी सिस्टम को समझना पड़ेगा। जागीरदारी स्लैश मनसबदारी सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को देख लेना आप। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है, उसको मैंने समझाया। वो डिफरेंस मैं आपको आज भी बता दूंगा। तो ये जो जागीरदारी क्राइसिस है ये है क्या? तो इसको समझने के लिए हमें एक बार थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मनसबदारी सिस्टम के पास। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू की थी। मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू की थी? मनसबदारी सिस्टम शुरू की थी अकबर ने। बहुत अच्छे। तो अकबर ने क्या किया? मनसबदारी सिस्टम को, मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया। और मनसबदारी सिस्टम क्या है? मनसबदारी सिस्टम है सिविल स्लैश मिलिट्री सिस्टम, यानी कि जो सिविल अधिकारी है उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर एक सिविल अधिकारी की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर एक ऑफिसर को, हर एक इंडिविजुअल को रैंक्स दिए जाते थे। और वो रैंक दो डिजिट में होती थी, एक जात रैंक और दूसरी सवार रैंक। जात रैंक बताती है कि वो किस ग्रेड का अधिकारी है। जैसे आज यूपीएससी में भी हम देखते हैं कि ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं, और गवर्नमेंट सर्विसेज में ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऑफिसर्स होते हैं। तो जो ग्रेड ए ऑफिसर है निश्चित रूप से उसकी पोजीशन बहुत ऊपर की होगी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर उसको फिर पावर बहुत ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा है। तो वो थी मनसबदारी सिस्टम में जात रैंक। जात रैंक इंडिकेट्स योर पोजीशन इन द कोर्ट। वहीं दूसरी है सवार रैंक। सवार रैंक इंक्लूड्स कैवेलरी। कैवेलरी मतलब कितनी घुड़सवार आप रख सकते हैं। घुड़सवार, ध्यान रहे कि यहाँ पे घुड़सवार की बात हो रही है, पैदल सैनिक की बात इसमें नहीं हो रही। कितनी कैवेलरी, कितने घुड़सवार कोई भी मनसबदार रख सकता था, वो उसकी थी सवार रैंक। अगर हम कहें कि 4,000 जात रैंक और 4,000 सवार, तो इसका मतलब है कि उसकी जो पोजीशन वो है 4,000। वो इस रैंक के हिसाब से सैलरी ड्रॉ करेगा,
इस रैंक के हिसाब से उसके ऊपर सिविल और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 4,000 सवार रैंक है, तो इसका मतलब है कि वो 4,000 घुड़सवार या 4,000 कैवेलरी रख सकता है। तो ये है मनसबदारी सिस्टम, थोड़ी सी बेसिक फॉर्म में आसान तरीके से। लेकिन इसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उस वीडियो की लिंक आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम में जो ये जो मनसब है, हर ऑफिसर को कहा जाएगा मनसबदार। तो ये जो मनसबदार हैं, तो इन मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो दो तरीके से मिलती थी। एक थी कि उनको कैश दे दिया जाए, एज ए सैलरी कैश दे दिया जाए। तो ये जो कैश जिसको मिलती थी उसको कहा जाता था नकदी मनसबदार। जिन मनसबदार को कैश सैलरी मिलती थी वे कहलाते थे नकदी मनसबदार। जनरली लोअर रैंक के मनसबदार को कैश सैलरी दी जाती थी और वे नकदी मनसबदार कहलाते थे। वहीं जो मनसबदार जिनको जागीर दी जाती थी, जागीर, वैसे मनसबदार कहलाए जागीरदार। तो जागीरदार भी मनसबदार ही है, लेकिन वैसे मनसबदार जिनको तनख्वाह के रूप में जागीर मिलती थी वैसे मनसबदार कहलाए जागीरदार। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है जागीरदारी सिस्टम। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है। दिक्कत आती है कि कोई भी जागीरदार जिसको जागीर मिल रही है, ये जागीर क्या है? ये जागीर है रिवेन्यू असेसमेंट। रिवेन्यू असेसमेंट। रिवेन्यू असेसमेंट। मान लो कि आप एक मनसबदार है, यू आर ए मनसबदार एंड यू बिलोंग टू दिल्ली। ये आपकी होम टाउन है, दिल्ली आपकी होम टाउन है। तो आपको जागीर दी जाएगी किसी दूसरे प्लेस, प्लेट से आपको जागीर मिल रही है इलाहाबाद की, प्रयागराज की, इलाहाबाद की जागीर मिल रही है। तो जागीर मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये लैंड मिल रही है, इलाहाबाद रीजन की लैंड मिल रही है। इस इलाहाबाद रीजन में जो ये लैंड है, इस लैंड से कितनी रेवेन्यू मिल रही है, वो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है आपकी जागीर। ध्यान रहे कि ये जो लैंड है ये आपकी जागीर नहीं है। इस लैंड से कितनी रेवेन्यू मिल रही है वो है आपकी जागीर। तो जागीर इज नॉट द लैंड, इट इज द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। नॉट जस्ट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, इट इज द टोटल रेवेन्यू असेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर जागीर। ये बात आसान है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब आप देखो, एक और चीज कि आप जो जागीरदार है, आपको मान लो कि इलाहाबाद की जागीर मिली एज ए रेवेन्यू, पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कहीं और। लेट से आपकी पोस्टिंग हो गई है केरला में। आपकी पोस्टिंग, आप जहाँ पे ऑफिसर हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी। और मनसबदार एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग है। तो जहाँ भी मुगल एम्पायर है, जहाँ तक वहां तक आपकी पोस्टिंग होगी। केरला में नहीं है मुगल एम्पायर। तो मान लो कि ये है, आपकी पोस्टिंग हो गई गुजरात में। तो आप काम कर रहे हैं गुजरात में, लेकिन आपको रेवेन्यू मिल रही है इलाहाबाद की। इलाहाबाद में जहाँ पे आपकी जागीर है, वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जैसा आज भी हम देखते हैं कि जो आपकी होम टाउन है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग नहीं दी जाती है। सिंपल सा रीजन है कि अगर जहाँ पे आपकी जागीर है वहीं आपकी पोस्टिंग मिले, तो आप अनड्यू एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे। सो फॉर दैट सिंपल रीजन,
किसी भी मनसबदार की पोस्टिंग उसके जागीर वाले इलाके में नहीं होती थी। क्लियर है ये बात? ओके। अब देखो कि दिक्कत कहाँ पे शुरू हुई। और इस दिक्कत को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है लैंड रिलेशंस की। बहुत ही आसान है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लैंड रिलेशन। तो लैंड रिलेशन में सबसे ऊपर होता था स्टेट और सबसे नीचे होता था पीजेंट्स। पीजेंट्स का काम है खेती करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना। स्टेट का काम है ये जो प्रोडक्शन है उसमें से अपनी शेयर लेना। तो ये स्टेट शेयर कैसे लेता था पीजेंट से? खुद जा करके नहीं लेता था। तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट हुआ करता था जिसको कहते थे जमींदार। सारी कहानी, सारी गड़बड़ी यहीं पे है, इसी जमींदार में। अब देखो क्या है। अब ये जो जमींदार है, ये जमींदार कोई होमोजीनस ग्रुप नहीं थे। इनमें भी हायरार्की थी, क्लासिफिकेशन थी। एक जमींदार होते थे जो लोअर लेवल पे जमींदार थे, वे कहलाए प्राइमरी जमींदार। प्राइमरी जमींदार यानी कि जिस गांव में ये रहते थे उस गांव में इनकी अपनी खेती, अपनी जमीन थी। इन जमींदार की, ये छोटे जमींदार होते थे लेकिन इनकी अपनी जमीन थी। इनका अपना मालिकाना हक था उस जमीन के ऊपर। इस प्राइमरी जमींदार के ऊपर होता था इंटरमीडिएरी जमींदार। इंटरमीडिएरी जमींदार। इस इंटरमीडिएरी जमींदार के अंतर्गत, इंटरमीडिएरी जमींदार के अंतर्गत कुछ प्राइमरी जमींदार होते थे। मान लो कि 5 गांव, 10 गांव, 15, 20 गांव के जमींदार, प्राइमरी जमींदार इंटरमीडिएट जमींदार के अंतर्गत होते थे। कहीं कहीं इससे भी ऊपर, इससे भी बड़े जमींदार देखने को मिले जिनको मुगल स्टेट में राजा का दर्जा मिल गया, जैसे हम राजस्थान के क्षेत्र में देखते हैं। तो ये 3 हायरार्की थी जमींदार की, जिसमें प्राइमरी जमींदार वे जमींदार थे जिनका गांव में अपनी जमीन होती थी, उस जमीन पे इनका मालिकाना हक होता था। अब इनकी जमीन थी प्राइमरी जमींदार की, तो इनकी जमीन पे खेती करने वाले किसान भी थे। उन किसान के अपने भी जमीन हो सकते थे, तो जिनके अपने जमीन थे किसानों के, उनको भी उनको कहा गया खुदकश। और जिनके अपनी जमीन नहीं थे उनको कहा गया पाईकस्त। तो पीजेंट में भी 2 हायरार्की है, खुदकस्त और पाईकस्त। खुदकस्त वैसे किसान हैं जिनके अपने जमीन है, और पाईकस्त वैसे किसान हैं जिनके, जो लैंडलेस हैं। खुदकश और पाहीकस्त। खुदकस्त और पाहीकस्त। खुदकस्त जिनकी अपनी जमीन है, वे अपनी जमीन पे खेती करते थे। और पाहीकस्त वैसे किसान जिनके अपनी जमीन नहीं थे। ये ज्यादातर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे, या लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे। तो प्राइमरी जमींदार वैसे जमींदार जिनकी अपनी जमीन थी और जमीन पे अपनी मालिकाना हक थी। इंटरमीडिएट जमींदार की अपनी जमीन नहीं होती थी, पर उनकी कंट्रोल कुछ प्राइमरी जमींदार के ऊपर होती थी। और जो स्टेट थी, स्टेट, वो या तो प्राइमरी जमींदार से, अगर साइज छोटी है तो प्राइमरी जमींदार से वो जाकर के रिवेन्यू वसूल लेते थे, या फिर वो ज्यादातर कोशिश करते थे इंटरमीडिएट जमींदार से वसूलने की। इंटरमीडिएट जमींदार वाज जस्ट एन एजेंट बिटवीन प्राइमरी जमींदार, जिसका काम था कि अपने गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करना। अपने गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका था? प्राइमरी जमींदार का। और इस रेवेन्यू को इंटरमीडिएट जमींदार कलेक्ट करके स्टेट को देता था। तो ये थी लैंड रिलेशन। ये लैंड रिलेशन
उम्मीद है कि आप समझ सके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको एक बार फिर से समझ लो कि स्टेट और पीजेंट के बीच जमींदार का एक क्लास था, और ये क्लास कोई होमोजीनस क्लास नहीं था। जमींदार में भी दो या कहीं कहीं तीन क्लास हमें देखने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑनरशिप। तो सबसे नीचे लेवल के जमींदार जिनकी डायरेक्ट रिलेशन थी जमीन से, वो कहलाई प्राइमरी जमींदार। इन प्राइमरी जमींदार को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्राइमरी जमींदार के ऊपर इंटरमीडिएरी जमींदार को इस्टेब्लिश किया गया। इन इंटरमीडिएरी जमींदार का काम था कि प्राइमरी जमींदार जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा उस रिवेन्यू को इंटरमीडिएरी जमींदार स्टेट तक पहुंचा देगा। तो ये थी लैंड रिलेशन। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज को समझने में। अब दिक्कत क्या होती थी कि ये जो प्राइमरी जमींदार है और ये जो किसान है, प्राइमरी जमींदार, क्योंकि ये प्राइमरी जमींदार जहां पे इनकी जमीन है वहीं इनका घर भी है, और ये अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, इनका घर भी वहीं है। तो जिस गांव में किसान है, तो इन किसानों के साथ भी इनका डायरेक्ट रिलेशन होता था। अब वो रिलेशन कैसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से कम्युनिटी के रिलेशन, जैसे कि सेम कास्ट के हो सकते थे या सेम रिलीजन के हो सकते थे। तो प्राइमरी जमींदार और पीजेंट्स के बीच रिलेशन होता था। अब जहां पे प्राइमरी जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने में कोई दिक्कत देने लगे, तो वहां पे स्टेट कोशिश करती थी कि इंटरमीडिएरी जमींदार के हाथ को मजबूत करके प्राइमरी जमींदार को दबाने की। स्टेट क्या कोशिश करती थी कि अपनी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके वो प्राइमरी जमींदार को दबा दे और रेवेन्यू को कलेक्ट करे। पर कहीं कहीं प्राइमरी जमींदार भी काफी उदंडी होते थे, वे रेवेन्यू देने से मना करते थे, क्योंकि उनको गांव में अपने बिरादरी के लोगों की, जो कि किसान थे, उनकी सपोर्ट मिलती थी। तो उन सपोर्ट की मदद से वे रिवोल्ट भी कर देते थे, वे स्टेट को रेवेन्यू देने से मना कर देते थे। तो यही मेन रीजन थी जिसकी वजह से जागीरदार को जो रेवेन्यू असाइन की जाती थी, वो रेवेन्यू एक्चुअल उतनी मिल नहीं पाती थी। मान लो कि जहां पे प्राइमरी जमींदार ने रिवोल्ट कर दिया, और चूंकि ऐसा नहीं कि प्राइमरी जमींदार पे स्टेट आएगी अपने मिलिट्री लेकर के और वो उसको कुचल के चली जाएगी। ऐसा होता था अकबर के समय में, ऐसा होता था शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के समय। लेकिन जहाँ पे मुगल कमजोर पड़े, या मुगल जो औरंगजेब की इन्वॉल्वमेंट दक्कन में हुई, तो ऐसे में प्राइमरी जमींदार को मौका मिल गया रिवोल्ट करने का। तो वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत होने लगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन में क्यों दिक्कत हो रही है। क्योंकि प्राइमरी जमींदार अपने किसानों को, जो कि बिरादरी के ही लोग थे, उन किसानों को लेकर के एक अपनी खुद की भी मिलिशिया रखते थे, खुद की भी छोटी आर्मी रखते थे। और जब स्टेट मशीनरी की यूज होती थी इनको दबाने के लिए, तो ये भी अपनी मिलिशिया को लेकर के लड़ाई करते थे। तो इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में मुश्किल होने लगी। तो एक टर्म होती है कि जब भी जागीर की असेसमेंट होती है, तो कितनी जागीर मिलेगी, जो एसेस्ड जागीर है, उसको कहते थे जमादामी। उसको कहते थे जमादामी। जमादामी, ये जमादामी है कि असेसमेंट के बाद रिवेन्यू कितनी मिलनी है किसी जागीरदार को। लेकिन जब रिवेन्यू कलेक्ट करने की बात होती थी, तो जितनी जमादामी थी उतनी रिवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाती थी।
और जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड थी उसको कहते थे हासिल दामी। हासिल दामी। आइडियल सिचुएशन में जमा दामी और हासिल दामी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन जब रेवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत आने लगी, प्राइमरी जमींदार रिवोल्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करने देते थे, तो जमा दामी और हासिल दामी में डिफरेंस आने लगी और हासिल दामी कम होने लगी। तो जब जमा दामी और हासिल दामी के बीच डिफरेंस बढ़ने लगी, जब डिफरेंस बढ़ने लगी, तो नोबल्स वैसे जागीर लेने की उनमें होड़ मच गई जहां पे ये दिक्कत नहीं हो। नोबल्स कोशिश करते थे कि उनको वैसी जागीर मिले जहां पे कलेक्शन आसान हो, जहां पे ज्यादा रेवेन्यू हो और जहां पे कलेक्शन आसान हो। तो ये जो डिफरेंस है हासिल दामी और जमा दामी की, इट लेड टू द इट लेड टू द बर्थ ऑफ बर्थ ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। अभी जागीरदारी क्राइसिस की बर्थ हुई है। वो बर्थ क्यों हो रही है, वो जन्म क्यों हो रही है, जागीरदारी क्राइसिस अभी उत्पन्न हुई है। वो इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि जमा दामी और हासिल दामी के बीच डिफरेंस है। हासिल दामी कम होती जा रही है, तो अभी जागीरदारी क्राइसिस उत्पन्न हुई है। लेकिन आगे चल करके जब औरंगजेब की दक्कन में इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके बाद वाले जो मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स, वो इनडिस्क्रिमिनेटली मनसबों की नियुक्ति करते जाते हैं, मनसबदार अपॉइंट करते हैं। तो मनसबदार अपॉइंट करेंगे, और चूंकि इंपीरियल ट्रेजरी खाली हो रही है, औरंगजेब की जो दक्कन की लड़ाई है, तो वो दक्कन की लड़ाई ने तो एम्पायर को फाइनेंशियली स्ट्रेन कर ही दिया है। वो कैश सैलरी दे नहीं सकता है। जब मनसबदार को अपॉइंट करोगे तो उसको फिर जागीर देनी पड़ेगी, और जो जागीर है, जहाँ पे जमींदार रिवोल्ट कर रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन में मुश्किल आ रही है, उस जागीर को कहते थे जोर ए तलब जागीर। और जहाँ पे आसानी से रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है, उसको कहते थे सैर ए हासिल जागीर। तो जोर ए तलब वैसी जागीर है जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन में प्राइमरी जमींदार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और सैर ए हासिल जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन इजिली हो रही है। तो मनसबदार या जागीरदार या जो नोबल्स हैं, वो चाहेंगे कि उनकी जो जागीर है वो ज्यादा से ज्यादा सैर हासिल जागीर लेना चाहेंगे। और जब सेंटर कमजोर पड़ रही है, या तो औरंगजेब के समय में ही, औरंगजेब जब दक्कन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो ज्यादा से ज्यादा जागीर जोड़े तलब में कन्वर्ट हो रही थी। इसका मतलब कि प्राइमरी जमींदार ज्यादा से ज्यादा रिवोल्ट कर रहे थे। तो जहाँ पे रेवेन्यू इजिली मिल सकती थी, यानी कि सैर हासिल, उसकी संख्या कम हो रही है। और इधर मनसबदार की नियुक्ति बहुत ज्यादा हो रही है। जब औरंगजेब दक्कन जाएगा तो कई सारे बीजापुरी ऑफिसर्स को मनसबदार बनाएगा, मराठों को मनसबदार बनाएगा। तो मनसबदारों की नियुक्ति हो रही है और उधर सैर हासिल जागीर कम होती जा रही है। सो दिस लेड टू द डीपनिंग ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। दिस लेड टू द डीपनिंग ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। डीपनिंग ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। तो जागीरदारी क्राइसिस अब डीपेन हो गई है। और औरंगजेब एक काम और करता है। वो क्या करता है कि एक देखो, बंदोबस्त क्या हुआ करते थे कि एक टर्म होती थी महल ए पै बाकी। इन सबको मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख लेना, वो बहुत ही आपके काम की है। तो एक टर्म होती थी महल ए पै बाकी। महल ए पै बाकी का मतलब है कि
बैंक ऑफ जागीर, जैसे इम्पेरर है, ठीक है, इम्पेरर है, और ये जागीरदार है। तो इम्पेरर क्या करता था कि जागीरों की एक बैंक बनाया हुआ था, एक बैंक थी जिसको कहते थे महले पे बाकी, या सिंपली पे बाकी। तो इस पैबाकी से, महल पैबाकी से जागीर निकाल करके, मान लो इतनी जागीर है, ये निकाल करके किसी मनसबदार को या जागीरदार को दे दिया, ये जागीर निकाल करके दूसरे जागीरदार को दे दिया। और जो जागीर अलॉट नहीं हुई है किसी भी मनसबदार को, या किसी मनसबदार से जागीर वापस ले ली गई है, तो वो उसको महल पैबाकी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो महल पैबाकी वॉज ए रिपोजिटरी और बैंक ऑफ जागीर्स, जिसमें से जागीर दी जाती थी या जिसमें वापस से जागीर वापस कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि इम्पेरर की जो अपनी रेवेन्यू है, जिसको खालिसा लैंड कहते थे, वो खालिसा लैंड की जो असेसमेंट है या वैल्यू है, वो पता होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी इरेगुलरिटीज या उसमें कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए खालिसा लैंड को सेपरेट कर लिया गया और जो बच गई उसको महल पैबाकी में कन्वर्ट किया गया। अब उस महल पैबाकी से जागीर दी जाती थी और उस महल पैबाकी में जागीर वापस कर दी जाती थी। तो अब जब जागीरदारी क्राइसिस गहरा गई है, हाँ, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने काफी ऐसी लैंड थी, कई ऐसी जागीर थे जिसको महल पैबाकी से निकाल करके खालिशा में मिलाना शुरू कर दिया। और खालिशा में इसलिए मिलाया क्योंकि उसको डेक्कन में, लड़ाई में, डेक्कन की जो वार थी उसमें फंडिंग की जरूरत थी। तो पैबाकी से निकाल करके वो खालिशा में मिलाता चला गया, जिससे जो जागीर है, जो जागीर, जो जिसको तनख्वाह जागीर कहते थे, एज तनख्वाह जो जागीर दी जाती थी, तो उसकी नंबर और भी कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई और भी सिक्योरिटी चली गई। तो जागीरदारी क्राइसिस और भी ज्यादा गहरा गया। अब दिक्कत क्या हुई, अब सिचुएशन क्या बनी कि इधर जो मनसबदार हैं, इधर जो मनसबदार हैं, उनकी संख्या, उनकी नंबर्स बढ़ रही है, और इधर जो जागीर है वो डिक्लाइन होती जा रही है। एक तो जागीर की संख्या में डिक्लाइन हो रही है, और दूसरी जो सैर ए हासिल जागीर है, जहाँ पे रिवेन्यू आसानी से कलेक्ट की जाती थी, वो भी डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पे नोबल्स ने अपने अपने फैक्शंस बनाने शुरू कर दिए, और इसमें से तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्शन है: ईरानी, ईरानी पार्टी, पुरानी पार्टी, और हिंदुस्तानी पार्टी। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, इंपॉर्टेंट कोर्ट फैक्शंस हैं, जो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। यानी कि ये अपने अपने क्लेमेंट्स को, जब भी सक्सेशन की बात आती थी, तो ये अपने अपने पार्टीज को आगे करना चाहते थे, उनको गद्दी पे बिठाना चाहते थे, और जो अच्छी जागीर है वो हासिल करना चाहते थे। तो नोबल्स, जब जागीरदारी क्राइसिस हो, तो इन नोबल्स ने अपने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप है: ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप और हिंदुस्तानी ग्रुप। ईरानी ग्रुप सिंपली जो पर्सिया से डिसेंडेंट्स रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग है। तुरानी ग्रुप जो अ, उधर टर्किश रीजन से, वहां से डिसेंडेंट रहे हैं, उनकी ग्रुप है। और हिंदुस्तानी ग्रुप जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उनकी ग्रुप्स को हिंदुस्तानी ग्रुप कहते थे। और ये जो इंडियन ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप्स हैं, तो इनमें राजपूत और जाट भी इसी ग्रुप में शामिल थे। तो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी, इसके अलावा अफगानी ग्रुप है, इसके अलावा दक्कनी ग्रुप्स भी रही है।
पर ये तीन ग्रुप काफी डोमिनेंट रही है, काफी इंपॉर्टेंट रही है मुगल एम्पायर, मुगल डिक्लाइन के समय में या लेटर मुगल्स के समय में। ईरानी ग्रुप में दो नोबल्स हैं। एक आप देखेंगे जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान जो बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह को राजा बनाते हैं। इसी में एक है सादत खान, सादत खान। ये वही सादत खान है जो आगे चल करके अवध को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो ये दो ईरानी ग्रुप के नोबल्स हैं। तुरानी ग्रुप में आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट नोबल हैं चीन किलिच खान, चीन किलिच खान। इन्हीं को हम आगे चल करके असफ जाह के नाम से जानेंगे। ये वही असफ जाह हैं जो आगे चल करके हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट को स्थापित करेंगे। और हिंदुस्तानी पार्टी में जो इम्पोर्टेंट नोवेल है वो है सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खां बरहा और हुसैन अली खान बरहा। तो ये हिंदुस्तानी पार्टी है और उसके इम्पोर्टेंट नोवेल्स हैं जो आगे चल करके किंग मेकर्स की भूमिका निभाएंगे। जैसे जुल्फिकार खान जहांगीर शाह को सपोर्ट करके उसको राजा बनाएंगे। फिर सैयद ब्रदर्स भी पहले इस जहांगीर शाह को रिप्लेस करेंगे, फारूक सियार को सपोर्ट करेंगे और बाद में फारूक सियार को भी हटा करके उसको भी मार करके फारूक सियार की जगह पे पहले दो छोटे मोटे राफी दराजात और राफी उद्दौला को बनाते हैं और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला को इम्पेरर बनाते हैं, गद्दी पे बैठाते हैं। तो ये नोबेल्स अपने आप में फैक्शंस बना लेते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अब इसका परिणाम हुआ जो हम आगे देखेंगे कि जो पहले इम्पेरर की भूमिका होती थी, अब वो पावर, वो इम्पोर्टेंस किंग मेकर्स की होने लगी। जो पहले इम्पेरर स्ट्रांग हुआ करता था, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रांगेस्ट, जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, चाहे वो बाबर के बाद हुमायूं के और उसके भाइयों में हुई या फिर जब शाहजहां के बाद औरंगजेब और उसके भाइयों में हुई, तो जो सबसे स्ट्रांग रहा वो राजा बना। लेकिन जब किंग मेकर्स का समय आया तो यहाँ पे जो वीकेस्ट एम्पेरर था, वीकेस्ट, कमजोर, सबसे कमजोर, वो राजा बनने लगा, इसको राजा बनाने लगे। अब ये नोबल्स क्या करेंगे आगे चल करके? नोबल्स इंपॉर्टेंट जागीर लेंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेंगे, इन्हीं में से कोई वजीर बनेगा, इन्हीं में से कोई मीर बख्शी बनेगा। मीर बख्शी कौन सी पोस्ट होती थी? ये होती थी कमांडर इन चीफ, मिलिट्री कमांडर की पोस्ट होती थी मीर बख्शी। वजीर प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर होता था मुगल बादशाह का। तो वजीर और मीर बख्शी दो इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे मुगल एम्पायर में, जो इंपॉर्टेंट नोबल्स को दी जाती थी। अब ये किंग मेकर्स अपने अपने लिए ये इंपॉर्टेंट पोस्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट पोस्ट लेंगे, यानी कि इनकी जो इन्फ्लुएंस है ये एम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा। अब इनकी डिसीजन कोर्ट में फाइनल डिसीजन होगी जो एम्पायर को अल्टीमेटली उसी पे बाध्य होते थे एम्पायर साइन करने के लिए। अब ये नोबल्स क्या करेंगे, चूंकि अब यहाँ पे इतनी फैक्शनलिज्म थी तो इन नोबल्स को खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत बनी रही, इन नोबल्स को खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत बनी रही। तो ये क्या करेंगे नोबल्स, ये नोबल्स अपनी पावर्स को, नोबल्स क्या करेंगे, अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करेंगे। अगर नोबल अपनी पावर बढ़ाएंगे तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एम्पेरर्स पावर एंड ऑथोरिटी, एम्पेरर्स पावर एंड ऑथोरिटी, एम्पेरर्स पावर एंड ऑथोरिटी ये डिक्लाइन होगी। क्योंकि नोबल्स अपनी पावर बनाएंगे, नोबल्स डिसीजन मेकर हो जाएंगे, तो एम्पेरर अपनी पावर एंड ऑथोरिटी क्या होगी, उसकी कम होती चली जाएगी। तो ये एम्पेरर्स क्या करेंगे, चुप रहने वाले नहीं है। ये भी क्या करते हैं कि अगर नोबल्स मजबूत हो रहे हैं तो ये नोबल द एम्पेरर्स स्टार्टेड टू फील सफोकेटिंग, इनको लगने लगेगा कि ऐसी इन्वायरमेंट में एम्पेरर्स के लिए भी
सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एम्पेरर की हर एक चीज को, उनकी गतिविधि को, डेली एक्टिविटी को नोबल्स रेगुलेट करने लग जाएंगे। तो एम्पेरर क्या करेगा? एम्पेरर दूसरे नोबल्स के साथ मिल करके, दूसरे ग्रुप के साथ मिल करके, दूसरे फैक्शन के साथ मिल करके अपने इस किंग मेकर को, अपने वजीर को, अपने कमांडर इन चीफ को, मीर बख्शी को हटाने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देगा। अब ऐसे में नोबल्स और एम्पेरर के बीच भी स्ट्रगल होगी। तो एक तरफ आप देखेंगे कि नोबल्स भी अपने एम्पेरर को लेकर के इनसिक्योर है, एम्पेरर भी अपने नोबल्स को लेकर के इनसिक्योर है। नोबल्स ही एम्पेरर बना रहा है और नोबल ही एम्पेरर को, उसी एम्पेरर को हटा रहा है। जैसे आगे हम देखेंगे ना कि जहांदर शाह को एम्पेरर बनाया किसने? जुल्फिकार खान ने। पर जहांदर शाह के अगेंस्ट रिवोल्ट होती है 1713 में, और ये रिवोल्ट करता है फारूक सियार, हिज नेफ्यू। तो फारूक सियार रिवोल्ट करेगा और इस फारूक सियार को सपोर्ट करेगा सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स फारूक सियार को सपोर्ट करेगा। अब क्या होगा आगे चल करके, जब सैयद ब्रदर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देगा, तो फारूक सियार किसी दूसरे नोबल के साथ, उसका नाम है मीर जुमला थर्ड, तो मीर जुमला को पावर एंड ऑथोरिटी दे देगा। ये कहेगा, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो मतलब कि फारूक सर कहता है कि द ऑथोरिटी एंड स्टाम्प ऑफ मीर जुमला इज द ऑथोरिटी एंड स्टाम्प ऑफ, और द वर्ड और स्टाम्प ऑफ मीर जुमला इज द वर्ड एंड स्टाम्प ऑफ फारूक सियार। यानी कि अगर जो भी मीर जुमला कर रहा है तो ये समझो कि वो एम्पेरर ही कर रहा है। तो उसने क्या किया, सैयद ब्रदर्स को, जिसमें दो भाई हैं, एक अब्दुल्ला खान है, अब्दुल्ला खान, और दूसरा है छोटा वाला हुसैन अली, हुसैन अली बरहा। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली है, अब्दुल्ला खान है वजीर और हुसैन अली है मीर बख्शी, कमांडर इन चीफ। तो अब सोचो कि सैयद ब्रदर्स ने इतनी ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस बनाए हुए थे, इतनी डिक्टेट कर रहा था, इतने फारूक सियार के लाइफ को, उसके डिसीजंस को रेगुलेट कर रहा था, कि फारूक सियार ने मीर जुमला को अथॉरिटी दे दी, अब्दुल्ला खान जो कि वजीर, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, उसको बाईपास करते हुए। अब ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि जो भी नोबल्स हैं वो तो प्रोसेस से अनजान है नहीं, वो समझ रहे हैं कि अगर दूसरे नोबल्स को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे दिन कम पूरे होने वाले हैं। तो अब्दुल्ला खान ने भी यहाँ पे क्या किया, मराठाओं के साथ मिल करके, हालांकि मीर जुमला ने क्या किया कि हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बना करके, वाइसराय बना करके उसको दक्कन भेज दिया। और अब्दुल्ला खान यहाँ पे अकेला पड़ गया, अब्दुल्ला खान के खिलाफ बहुत इंट्रिग्स होने शुरू हो गए। अब्दुल्ला खान समझ गया कि अब उसके दिन पूरे होने वाले हैं। तो अब्दुल्ला खान अजमेर आमेर के रूलर के साथ, जय सिंह थे, तो जय सिंह को उन्होंने अपने पार्टी में बुलाया, क्योंकि ये सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी पार्टी के थे, और हिंदुस्तानी पार्टी में राजपूत और जाट दोनों सम्मिलित थे, दोनों इसके सपोर्ट में थे। तो राजपूतों का समर्थन लिया। इधर जब हुसैन अली गए यहाँ पे दक्कन, तो दक्कन में पहले तो इसको मरवाने के लिए फारूक सियार ने ऑर्डर दे दिया, पर यहाँ पे हुसैन अली ने ऐतिहासिक समझौता किया। 1719 की, हम आगे पढ़ेंगे मराठाओं के साथ में, 1719 की दिल्ली ट्रीटी है, 1719 की दिल्ली ट्रीटी है। तो इस ट्रीटी के साथ बालाजी विश्वनाथ थे, साहू उस समय में छत्रपति थे, और बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे। तो बालाजी विश्वनाथ के साथ ये ट्रीटी होती है हुसैन अली की, जिसमें अ, मराठा अपने ट्रूप्स लेकर के जाता है, और उधर फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स ने असैसिनेट कर दिया। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ए मुगल एम्पेरर वाज असैसिनेटेड बाय हिज नोबल्स। इससे पहले जहांगीर शाह को मारा गया, तो जहांगीर शाह को मारने में भले ही सैयद ब्रदर्स का हाथ था, लेकिन जो रिबेलियन थी वो रिबेलियन फारूक सियार की थी। सो ऑर्डर फारूक सियार ने पास किया, लेकिन जब फारूक सियार को मारा तो सैयद ब्रदर्स
ने अपने ऑर्डर से मारा, इसको किसी भी बादशाह ने, किसी भी एम्पेरर ने ऑर्डर नहीं दिया। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ए मुगल एम्पेरर वाज assassinated बाय इट्स nobles. So it was a very dangerous position for the nobles as well as emperor in the Mughal court. और कोर्ट इंट्रिग्स और कॉन्स्पिरेसीज, ट्रीचरीज, ये सभी आम बात हो गई थी मुगल कोर्ट में। तो एम्पेरर भी एक तरफ डिक्लाइन हो रहा था और नोबिलिटी की भी डिक्लाइन हो रही थी। और इस सब डिक्लाइन के पीछे जो स्ट्रक्चरल रीजन थी वो क्या थी? वो थी जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, आपको जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट आपको समझ में आई होगी। और ये चीज अगर आप समझ गए तो आपके लिए मुगल के डिक्लाइन को समझना बहुत आसान होगा। जो आगे की कहानी है जिसमें हम मराठा की राइज देखेंगे, और मराठा एक तरह से मुगल के अल्टरनेटिव देने की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, पर वो कभी भी एक कंसोलिडेटेड एम्पायर नहीं बना पाते हैं। तो उन सारी चीजों के ऊपर, राइज ऑफ पेशवाज के ऊपर, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, इन सब के ऊपर हम आगे बात करेंगे। नए स्टेट्स जो इमर्ज हो रहे हैं, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख, राजपूत स्टेट्स। फिर उधर दक्कन केरल की तरफ जाएंगे तो ट्रावनकोर। तो ये सारे स्टेट्स जो नए नए इमर्ज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। पर उससे पहले जरूरी था कि आप ये इस प्रोसेस को समझना आपके लिए कि जो जागीरदारी क्राइसिस क्या है और मुगल के डिक्लाइन के पीछे इसकी कितनी रोल रही। तो उम्मीद है कि आपने जागीरदारी क्राइसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। पर अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे बात कर सकते हैं, या मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक देता हूँ, UC_2303, UC_2303। ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, वहां से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। और इस चैनल में आपके साथ और भी चीजें शेयर की जाती हैं, जैसे कोई बुक है, या कोई हिस्ट्री की कोई आइडिया है, या कभी कोई क्विज है, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करने करते हैं अपने इस चैनल पे। सो होप यू लाइक दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो और भी लोगों तक पहुंचाए जो आपको लगता है कि जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या जो हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो उन लोगों तक भी आप कोशिश करें कि इस चैनल को पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। So see you in our next class.